हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर वाटर साइकिल को पढ़ेंगे। जो हमारा जल चक्र होता है उसको आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके सेशन में पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वही सारी चीज़ें आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके से वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और साथ ही यदि आप EVS के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8770803840। इस सीरीज़ को बाय करने के क्या क्या बेनिफिट रहेंगे। फर्स्टली तो आपको सारी चीज़ें चैप्टर वाइज मिलेगी, इसमें आपका पेडागोजी भी इंक्लूड रहेगा। साथ ही इसके अंदर आपको 20 मॉक टेस्ट भी दिए जाते हैं, 20 सेट दिए जाते हैं इंक्लूडिंग योर पेडागोजी, ताकि आपकी जो एक बोल सकते हैं प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाए। तो आप चाहें तो इस सीरीज़ को भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 8770803840। इस पर व्हाट्सएप करके आप सारी डिटेल इस सीरीज़ से रिलेटेड प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपका रीड के नोट्स भी अवेलेबल हो चुके हैं EVS के। यदि आप रीड के पर्टिकुलर EVS के नोट्स बाय करना चाहते हैं तो उन्हें भी आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पूरा वाटर साइकिल समझेंगे, और वाटर साइकिल में जितनी भी चीज़ें होती है, वाष्पीकरण, जो सर्जन की प्रक्रिया होती है, संघनन होता है, वर्षा होती है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारे ही क्वेश्चन को, लगभग 20 के समथिंग क्वेश्चन को आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। जो भी चीज़ आपको नहीं लगती है, जो कि हम लोगों ने 6th क्लास में हम लोग पहली बार वाटर साइकिल को समझते हैं, जिसमें हम लोग नाइट्रोजन चक्र है, ऑक्सीजन चक्र है, कार्बन चक्र है, बहुत सारे साइकिल्स हमने समझे। उसमें से जो भी चीज़ें अभी नहीं है या फिर जो हमारी एग्जाम्स में पूछी जाती है वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता होना चाहिए। लाइक जल की कितनी अवस्थाएं होती है, तो जल बेसिकली 3 अवस्थाओं में माना जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस आपने देखा होगा बर्फ के रूप में जमा रहता है। तरल की यदि बात करेंगे, लिक्विड फॉर्मेशन की बात करेंगे, तो पानी जो होता है तरल फॉर्म में होता है। और गैसीय अवस्था में आप लोग देख सकते हैं पानी जब जल वाष्प के रूप में उड़ता है तो उसे हम लोग उसका गैसीय फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जल की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस करके। ठीक है, अब जल वाष्प क्या होती है, तो जल का सूर्यताप के प्रभाव से वाष्पीकृत होकर गैसीय अवस्था में बदलना। क्योंकि क्या इसमें मेन रोल, जल चक्र के अंदर मेन रोल कौन प्ले करेगा, अपना सन, सूर्य मेन रोल प्ले करेगा। तो यहाँ से क्या होता है, जल जो है एक उष्मा के कारण या गर्मी के कारण जो भाप बनकर उड़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जल वाष्प बोलते हैं। अब इसकी भी 2 कैटेगरी होगी, उसको हम लोग अभी डिटेल से समझेंगे। ठीक है, उसके बाद जल का आदान प्रदान कैसे होता है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो महासागर, वायुमंडल और महाद्वीपों के मध्य जल का आदान प्रदान वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के माध्यम से हो सकता है, एक वाष्पीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से, संघनन और वर्षा के द्वारा निरंतर होता रहता है, जो कि आपका कंप्लीट बता रहा है वाटर साइकिल को। यही 4 से 5 पॉइंट आज के सेशन में हमें समझना है कि आखिर ये जो जल चक्र है ये वर्क कैसे करता है और ये सारी स्टेप का मतलब क्या होता है। राइट, तो अगली स्लाइड आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आप बेसिक एक डायग्राम देख पा रहे हैं। लाइक बादलों से वर्षा हो रही है, ये पानी यहाँ पर जमा हो रहा है। ठीक है, और फिर इसी पानी का क्या हो रहा है, समुद्र और नदियों के माध्यम से और अन्य कई माध्यम से इसका वाष्पीकरण होगा। कंडेंसेशन, संवहन की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होगी, संघनन की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होगी, और इससे क्या बनेंगे, वही बादल बनेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस आज के सेशन में हम लोगों को समझनी है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि एक आइडिया हो जाए कि जो वाटर साइकिल है ये वर्क किस तरीके से करता है। तो महासागरों का जल जो है सूर्य की उष्मा से वाष्पित होकर, ये महासागरों का जल है, सूर्य की उष्मा से क्या हो रहा है, वाष्पित होगा। सूर्य की उष्मा से वाष्पित होकर ऊपर उठता है और अधिक ऊंचाई पर जाकर क्या होती है, ये जलवाष्प वापस जाकर ठंडी हो जाती है। ठीक है, अब ये पानी तो यहाँ से उड़ चुका है जलवाष्प के रूप में, अब ये ऊपर जाकर क्या होगा, ठंडी हो जाएगी। ठीक है, और संघनित होकर, ये संघनन यहाँ पर प्रोसेस इसकी कंप्लीट होगी, संघनित होकर छोटी छोटी बूंदों के रूप में, वर्षा के रूप में ये बरसेगी। ठीक है, फिर ये जल क्या होगा, धरती पर इकट्ठा होगा। ठीक है, जब भी स्रोत हमारे पास होंगे उन स्रोत में ये इकट्ठा होगा। ठीक है, और फिर महासागर और समुद्रों में मिल जाता है। स्थलीय स्रोतों से भी जल जो है, स्थलीय स्रोत हो सकते हैं बहुत सारे, कई सारे मीडियम हो सकते हैं। लाइक हमने छत पर पानी भरा हुआ है वो हो सकता है, कपड़े सूख रहे हैं, मिट्टी में जो नमी होती है, कई सारे माध्यम होते हैं जहाँ से जलवाष्प जो है ऊपर की साइड उठती है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे हमारा एक कंप्लीट साइकिल बनेगा। जैसे कंप्लीट साइकिल कैसे बन गया, मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बादलों से वर्षा हो रही है, ये वर्षा का पानी यहाँ इकट्ठा हुआ, ये जलवाष्प बनकर उड़ गया, फिर इसका संघनन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। जब पानी की जो मात्रा है वो इतनी बढ़ गई कि ये इतना जो अपना पॉइंट है वो झेल नहीं पाया और ये ग्रेविटी के कारण वापस से यहाँ पर वर्षा हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरा साइकिल कंप्लीट होता है, ये जो चक्र है इस तरीके से पूरा कंप्लीट होता है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझना है क्योंकि क्वेश्चन आपसे बहुत डीप में बनते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो
होता है हमारा वाष्पीकरण का, यानी कि ये जो वाष्पीकरण की प्रोसेस है ये कैसे कंप्लीट होती है। तो वाष्पीकरण जो है वह बिंदु है जिस पर सूर्य धाराओं या झीलों या समुद्र में मौजूद पानी को क्या करता है, गर्म करता है। मान लो ये समुद्र में पानी मौजूद है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये पानी को क्या करेगा, गर्म करेगा और इसे क्या करेगा, वाष्प में या भाप में बदल देगा। अब पानी का वाष्प या भाप में बदलना झील या समुद्र को छोड़ देता है, मतलब पानी जब वाष्प या भाप में बदलेगा तो वो जहाँ जिस स्थान पर है उस स्थान को छोड़कर हवा में चला जाएगा। तो ये एक बेसिक प्रोसेस होती है वाष्पीकरण की। तो क्या हमने समझा वाष्पीकरण क्या होता है, ये आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। ये जो पानी है, इस झील का जो पानी है ये वाष्प बनकर उड़ रहा है इस तरीके से, ठीक है, रियल पिक्चर है ये। तो हम लोग अपने साइकिल में क्या समझते हैं, सबसे पहली जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो वाष्पीकरण की होती है। सूर्य क्या कर रहा है, सूर्य अपनी गर्मी से, अपनी उष्मा से क्या कर रहा है, पानी को सोख रहा है, ठीक है। तो पानी का वाष्प या भाप बनकर उड़ना ही क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है। पानी का वाष्प या भाप बनकर उड़ना वाष्पीकरण कहलाएगा। अब वाष्पीकरण इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या हो यदि वाष्पीकरण ना हो, इस तरीके से प्रश्न बनते हैं, वही वाली चीज़ें हैं। देखो वाष्पीकरण जो होता है जल चक्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। सूर्य की गर्मी या सौर ऊर्जा जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया को क्या करती है, नियंत्रित करती है। यह एक बगीचे की मिट्टी से नमी को छीन सकता है, उसके अलावा बड़े समुद्र और झीलों को अवशोषित कर देता है। इससे पानी का स्तर गिर जाता है क्योंकि सूरज की गर्मी से पानी जो है वाष्प बनकर उड़ जाएगा। आपने देखा होगा अगर 2 से 3 दिन तक आपने एक बर्तन के अंदर पानी रखा हुआ है और धूप में ऊपर छत पर रखा हुआ है तो वो पानी अपने आप ऑटोमेटिक सूख जाता है, सूर्य की गर्मी से सूख जाता है वो। और यही पानी आप बरसात के दिनों में या फिर हम लोग बोल सकते हैं सर्दी के दिनों में रखेंगे तो इसको वाष्पित होने में काफ़ी समय लगेगा। तो वो डिपेंड करता है वाष्पीकरण के ऊपर कि वाष्पीकरण की दर किस मौसम में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, सूरज की गर्मी से वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो ये वाष्पीकरण हमारा जो प्रोसेस है ये चलती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आता है जो हमसे पूछा जाता है कि कुछ तरल पदार्थ जो है दूसरे तरल पदार्थों की तुलना में बहुत अधिक तेज गति से वाष्पित होते हैं। अब वाष्पीकरण की दर को क्या क्या कारक जो है, क्या क्या फैक्टर है जो प्रभावित कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो हवा का प्रभाव पड़ता है कि हवा पहले से ही सैचुरेटेड हो या फिर घिरी हुई हो। अलग अलग पदार्थों के साथ तरल पदार्थों को तेजी से वाष्पित करने के लिए यदि पर्याप्त जगह नहीं मिलेगी तो उसका वाष्पीकरण की जो दर होगी, वाष्पीकरण का जो रेट होगा वो काफ़ी धीमे होगा। एक तो ये पहला पॉइंट हो गया कि जो हवा होती है अगर वो सैचुरेटेड है तो वहाँ पर वाष्पीकरण की दर जो है धीमी पड़ सकती है। और सैचुरेटेड मतलब होता है संतृप्त होना, ठीक है, ये संतृप्त इसका हिंदी मीनिंग है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, जब नमी 100% मतलब वातावरण में बहुत नमी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो उस टाइम पर भी वाष्पीकरण की जो दर होती है वो काफ़ी कम होती है, यानी कि उस समय जो वाष्पीकरण का जो रेट होगा वो काफ़ी कम होगा, न के बराबर होगा जब नमी कितनी होगी, 100% होगी, ठीक है। अब वायु दाब या एयर प्रेशर भी वाष्पीकरण को प्रभावित करता है, मतलब वायु का दाब अधिक पड़ रहा है तो उस समय में क्या होगा, जब भी जलमार्ग की सतह पर वायु दाब अधिक होता है तो उस समय पानी अच्छी तरीके से वाष्पित नहीं हो सकता है। तो ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जो वाष्पीकरण की प्रोसेस को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हुए चलते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था एक बेसिक के जल चक्र जो है कैसे कंप्लीट होगा, बादलों का बनना, वर्षा का होना, वर्षा का वापस से वाष्पीकरण के रूप में कन्वर्ट होकर भाप बनकर उड़ना, फिर संघनन की प्रोसेस होना और वापस से बादल का बनकर वर्षा के रूप में आना। ये पूरा हमारा वाटर साइकिल चलता है। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा वाष्पीकरण कैसे होता है। तो वाष्पीकरण क्या होता है, झीलों समुद्र का जितना भी आसपास पानी अवेलेबल है उसका सूर्य की गर्मी के कारण या फिर उष्मा के कारण पानी का भाप बनकर उड़ना, वाष्प के रूप में उड़ना ही वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है। क्यों जरूरी है, क्योंकि वाष्पीकरण की प्रक्रिया से हम लोग बोलते हैं समुद्र में जो पानी का स्तर है वो गिरता है, सूर्य की गर्मी से वाष्प बनेगी तभी हम लोग बोल सकते हैं बादल का निर्माण होगा, संघनन की प्रोसेस कंप्लीट होगी और उसी से फिर वर्षण होगा, यानी कि वर्षा की प्रक्रिया होगी। तो सबसे मेन एक जो सबसे बड़ी भूमिका जो अपना निभाता है वो अपना वाष्पीकरण निभाता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर है जो प्रभावित कर सकते हैं। तो हवा यदि सैचुरेटेड एयर है तो वो इम्पैक्ट करेगी क्योंकि वहाँ पर वाष्पीकरण में समय लगेगा। जब वातावरण में 100% नमी है, आर्द्रता है तो वाष्पीकरण नहीं होगा। वायु दाब अच्छा एयर प्रेशर पड़ रहा है तो वो भी यहाँ पर वाष्पीकरण की प्रोसेस में दिक्कत क्रिएट करेगा, ठीक है। अगला हम लोग बात करें ट्रांसपीरेशन की, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस की। अब ये वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस जो होती है किस तरीके से कंप्लीट होती है इसको समझो। ट्रांसपीरेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपनी पत्तियों से पानी को खो देते हैं। मतलब हमने देखा कि समुद्र, नदी, तालाब या पानी का जो भी स्रोत है वहाँ से पानी यदि जा रहा है तो वो हम लोग बोलते हैं वाष्पीकरण है। अब ये जो ट्रांसपीरेशन या जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वो कैसे कंप्लीट होती है। कोई भी प्लांट है, आपने देखो एग्जाम्पल के थ्रू आप करके देख सकते हो कि पौधों के ऊपर आप इस तरीके की पॉलीथीन पहना दो तो आप
देखेंगे उस पॉलीथीन के ऊपर पानी की बूंदें जम जाती है। तो ये क्या बताता है, ये चीज़ें बताता है कि पौधे भी जो है पानी को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य का स्वेट पसीना निकलता है उसी तरीके से पौधों में भी इस तरीके से बोल सकते हैं पानी की बूंदें जो है स्रावित होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रोसेस हमारी कंप्लीट होती है ट्रांसपीरेशन की। अब ये क्या काम करती है और किस तरीके से होती है इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखो, पौधे का जो ट्रांसपीरेशन होता है मूल रूप से एक बहुत महीन माने जाने वाली प्रक्रिया, मतलब बहुत न के बराबर इसका योगदान होता है बोल सकते हैं वाटर साइकिल के अंदर, है ना, जल चक्र के अंदर। क्योंकि पानी पत्ती की सतह से वाष्पीकरण कर रहा है, लेकिन हमारे देखने पर पत्तियां पसीना या मानवों में दिखने वाले स्वेटिंग जैसी चीज़ नहीं दिखाई देती। मतलब आप कोई नॉर्मल अपनी आंखों से देखेंगे तो ये चीज़ नहीं दिखाई देगी कि हाँ पत्तियां भी पानी को यहाँ पर उत्सर्जित कर रही है। लेकिन आप ये एक्सपेरिमेंट यदि कर देखेंगे, उसे एक पॉलीथीन पहना देंगे कुछ समय के लिए, तो आप इसे देख पाएंगे कि उस पर पानी की बूंदें जम जाती है। तो ये आपका वही दर्शाता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को ही दर्शाता है। अब यहाँ से आपके बने हुए 2 प्रश्न जो कि यहाँ पर किए हुए बोल्ड के, कौन कौन से प्रश्न जो है यहाँ पर पूछ रखे। देखो, बढ़ते मौसम के दौरान एक पत्ते से आमतौर पर उसके विशेष वजन से अधिक पानी प्रकट हो सकता है। ठीक है, अब मक्के के पौधे की यदि बात करें, मकई की यदि बात करें, तो मकई की भूमि का एक वर्ग हर दिन में 3000 से 4000 गैलन यानी कि 11400 से 15100 लीटर पानी को उत्सर्जित करता है। तभी तो हम लोग बोलते हैं कि मक्के के जो पौधे होते हैं इसको ज़्यादा पानी की, इस फसल को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि उत्सर्जित भी उतनी ही मात्रा में करेंगे तो डेफिनेट सी बात है ये ज़मीन से उतना ही पानी लेंगे, राइट। और हर साल एक विशाल ओक के पेड़ की यदि हम लोग बात करें तो वो 40,000 गैलन यानी कि 1,51,000 लीटर तक पानी का उत्सर्जन कर सकता है। तो ये दोनों चीज़ें आपके बहुत काम की है। ये आपसे जो है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से बनने वाला प्रश्न है कि मक्का का जो फसल है ज़्यादा पानी लेती है और ये उत्सर्जन भी फिर उतना ही करती है। ठीक है, इसी प्रकार से एक विशाल वृक्ष का बताया गया ओक का पेड़ जो है 40,000 गैलन यानी कि 1,51,000 लीटर तक पानी को उत्सर्जित कर सकता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट होती है हमारी ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस जो कि पौधों के द्वारा की जाती है। पौधों के द्वारा पानी का उत्सर्जन किया जाता है, वाष्पीकरण किया जा सकता है, बोल सकते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए, वाष्पीकरण हो गया, ट्रांसपीरेशन हो गया। आगे हम लोग बात करें सब्लिमेशन की। देखो, सब्लिमेशन भी एक प्रकार की प्रोसेस होती है जो भी हमारे प्रकृति में कंप्लीट होती है, जो बादलों को बनाने में हल्का सा अपना योगदान देती है। देखो, सब्लिमेशन पानी के रूप में पिघले बिना, मतलब पानी के रूप में, जैसे कि आपने ग्लेशियर वगैरह देखे होंगे, हिमखंड देखे होंगे, तो अब यहाँ से भी तो क्या होगा, वाष्पीकरण की प्रोसेस कंप्लीट होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि जितने भी ये ग्लेशियर वगैरह, हिम वगैरह ये पिघलेंगे, पानी बनेगा, फिर उससे बादल बनेंगे, ऐसा नहीं होता है। डायरेक्टली यहाँ पर बर्फ क्या होती है, सीधे वाष्प के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो सब्लिमेशन पानी के रूप में पिघले बिना, मतलब इन ग्लेशियर का पानी में पिघले बिना वाष्प के रूप में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। अब सब्लिमेशन कुछ मौसम में बर्फ के गायब होने का एक आम तरीका आप लोग बोल सकते हैं। आपने देखा होगा बर्फ डायरेक्टली गायब हो गई है। आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू कर सकते हैं। आप क्या करिए, धूप में अपना शर्ट, टी शर्ट कुछ भी सुखाइए, उसके जेब के, उसके पॉकेट के अंदर आप बर्फ़ के कुछ टुकड़े डाल दीजिए, राइट। उसके जो हमारा पॉकेट होता है उसमें बर्फ़ के टुकड़े डालेंगे, आप देखेंगे वो डायरेक्टली पानी नहीं बनेंगे, वो डायरेक्टली सूर्य की गर्मी से, सूर्य की उष्मा से डायरेक्टली अपना भाप बनकर उड़ जाएंगे। तो इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू, लाइक आप जब बच्चों को ये चीज़ें वापस से पढ़ाएंगे तो आप इसे एग्जांपल करके उनको दिखा सकते हैं। तो ये प्रोसेस होती है हमारी सब्लिमेशन की, कि बर्फ़ का डायरेक्टली पानी में कन्वर्ट हुए बिना ही भाप बनकर उड़ जाना सब्लिमेशन होता है ना। ये सब्लिमेशन की प्रोसेस हो गई। अब इसको आप कैसे देख सकते हो, यदि आप देखना चाहते हो तो ये हमने बता दिया कि गीली शर्ट लटका दे, उसमें बर्फ़ के टुकड़े डाल दे तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा हमारा भाप के अंदर। और इसको ठोस CO2 का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, है ना। इसको आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आप देखेंगे ये डायरेक्टली भाप बनकर उड़ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई हुई कि ये सारे एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं। डायरेक्टली इसका सब्लिमेशन कर सकते हैं या डायरेक्टली आप इस चीज़ को गैस के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। और आगे बढ़ते, सब्लिमेशन के बाद हमारी प्रोसेस आती है कंडेंसेशन की। कंडेंसेशन संघनन यानी कि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पानी भाप से तरल अवस्था में बदलता है। अभी तक तो वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस हुई थी, उसमें कुछ सब्लिमेशन का भी अपना योगदान था, राइट। अब ये क्या हुआ, ये तो भाप बनकर ऊपर चला गया। अब ये जलवाष्प क्या होगी, हमने देखा था कि जलवाष्प जब ऊपर जाती है ना वो ठंडी हो जाती है। और हमेशा जो एटमॉस्फेयर उसका काम यही होता है कि वो क्या करता है, गर्म हवाओं को नीचे भेजता है और ठंडी हवाओं को क्या कर लेता है, ऊपर उठा लेता है। ठंडी हवाएं ऊपर चली जाएगी और जितने भी ऊपर की गर्म हवाएं हैं वो नीचे आ जाएगी। जो क्योंकि गर्म हवाएं नीचे आ रही तो वो अपना क्या करेगी, जो वाष्पन की प्रक्रिया है उस प्रोसेस को कंप्लीट करेगी।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ बताई गई है कि हवा में जब जल वाष्प बनकर ठंडा हो जाता है और एक बार फिर से तरल में बदलता है, तरल में बदलना मतलब वापस से उसको पानी के रूप में धरती पर आना है और मिस्ट या बादलों को आकार देता है, उसे हम लोग कौन सी प्रोसेस बोलते हैं? कंडेंसेशन की प्रोसेस यहाँ पर बोलते हैं। अब ये प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है? जल चक्र के लिए कंडेंसेशन आवश्यक है क्योंकि यह बादलों के विकास का प्रभारी है। मतलब बादल का यानी कि क्लाउड्स का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, तो इसमें कंडेंसेशन अपना योगदान देता है। यही बादल क्या होंगे? वर्षा प्रदान करेंगे। बोल सकते हैं कि ये जो प्रोसेस होती है वाष्पीकरण के बिल्कुल विपरीत होती है, क्योंकि वाष्पीकरण में हम लोग बोलते हैं गर्म हवाएं ऊपर जा रही है और ऊपर जाकर वो ठंडी हो रही है और फिर इन्हीं से क्या हो रहा है? बादलों का निर्माण हो रहा है और ये वर्षा के रूप में नीचे आएगा। तो ये वाष्पीकरण का जस्ट अपोजिट प्रोसेस होता है। कौन सा? संघनन का प्रोसेस होना, बादलों के निर्माण की प्रक्रिया होना। अब आपसे यहाँ पर अगर कुछ हाई लेवल का हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें ये चीज़ जरूर पढ़ सकते हैं कि जो बादल के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं। 4 प्रकार के बादल बनते हैं। आपने आसमान में देखा होगा कई तरीके के बादल बनते हैं, ठीक है। तो उनको भी पढ़ना पड़ेगा कि बादल कितने प्रकार के होते हैं और कितनी ऊंचाई पर किस प्रकार के बादलों का निर्माण होता है, वर्षा वाले बादल किस प्रकार से बनते हैं, वो सारी चीज़ें आती है जो कि हमारे क्वेश्चन बना सकती है एग्जाम के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। कंडेंसेशन के कारण क्या होगा? वाष्पीकरण की तरह जल चक्र का एक प्रमुख पहलू होता है। बादल के दिखाई देने की संभावना के बावजूद भी यहाँ पर कंडेंसेशन अपना कंप्लीट होता है। जैसे ही अधिक जलवाष्प कंडेंस होती है, जैसे जलवाष्प हम लोग बोल रहे हैं कि वो ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है, तो इससे क्या हो रहा है? यहाँ पर बादलों का निर्माण हो रहा है। धीरे धीरे यहाँ पर संघनन की प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, बादलों का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। बादल आमतौर पर आकार में आने लगते हैं। इस प्रकार से बादलों का बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर अगली जो प्रोसेस होती है वो प्रेसिपिटेशन की होती है, यानी कि वर्षण की प्रोसेस होती है। मतलब इनमें इतना बोल सकते हैं कि इतना पानी इकट्ठा हो जाता है कि फिर ये अपना नहीं रोक पाते और ये फिर वर्षा के रूप में बहना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन होना, यानी वर्षण की प्रोसेस होना। तो आगे बढ़ते हैं कि कंडेंसेशन के बाद कौन सी प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होती है, ठीक है। तो देखो इसको समझो, यहाँ पर दिया हुआ है प्रेसिपिटेशन पानी चक्र यानी जल चक्र का अगला चरण वर्षण होता है। यह तब होता है जब पानी इतना घुल जाता है कि हवा अब इसे बियर नहीं कर सकती, पकड़ नहीं करती, ठीक है। बादल पर्याप्त हो जाते हैं। अब बारिश जो है हेल के रूप में, स्लीट के रूप में, बर्फ के रूप में, या जो रेन नॉर्मल बारिश होती है उसके रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाती है। तो ये बारिश के भी 4 प्रकार होते हैं। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रूप में जो है वर्षा हो सकती है। बादलों का होना वर्षा के लिए ज़रूरी है क्योंकि बारिश की बूंदें बादलों की बूंदें ही होती है। इसके पास गिरने के लिए पर्याप्त रूप में कंडेंस पानी होता है। बादल पार्टिकल्स में गिरने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान नहीं होता है, लेकिन वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं और वो जमीन पर गिरते हैं। तो इस तरीके से यही ग्रेविटेशनल फोर्स का भी थोड़ा बहुत अपना योगदान रहता है, ठीक है। तो ये वर्षण की प्रक्रिया हो गई। क्या हुआ? जब जलवाष्प ऊपर जाकर ठंडी हुई, ठीक है, उन्होंने क्या करा? कंडेंस किया, कंडेंसेशन की प्रोसेस कंप्लीट हुई, बादलों का निर्माण हुआ, ठीक है। बादलों का निर्माण हुआ, अब हवा उस बादल के भार को सहन नहीं कर सकती, तो धीरे धीरे फिर क्या होता है? ये वर्षा के रूप में धरती पर आना शुरू हो सकता है। अब ये 4 तरीके से आ सकते हैं, उनको भी हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे कि कितने प्रकार होते हैं। देखो अब यहाँ पर चीज़ें आती है कि जो प्रेसिपिटेशन होता है यानी कि जो वर्षण होता है, इसको कौन कौन से फैक्टर यहाँ पर इम्पैक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। तो भारी वर्षा जो है भूमध्य रेखा के करीब होती है। हम लोग जानते हैं भूमध्य रेखा के करीब जो है ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है और ध्रुवीय क्षेत्र की तरह अक्षांश में विस्तार के साथ साथ ये कम होती जाती है। जैसे जैसे हम लोग अक्षांश देशांतर की तरफ बढ़ते जाएंगे इसकी मात्रा जो है कम होती जाएगी। वर्षा के लिए नमी का प्राथमिक स्रोत जो है समुद्र से वाष्पीकरण होना, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में वाष्पीकरण जो है कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्र से प्राप्त होता है। इसीलिए तटीय रेखाओं के करीब इसके भारी होने की यानी वर्षा के होने की ज़्यादा संभावना होगी, क्योंकि यहीं से वाष्पीकरण होगा, यहीं से संघनन की प्रोसेस होगी और यहीं पर वर्षण हो जाएगा। तो वर्षा भी सबसे ज़्यादा समुद्र के निकट और यहीं पर होती है, ठीक है। अब इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? सबसे पहले प्रचलित हवाएं जो है नम्न हवा को जमीन पर लेकर आती है, ठीक है। उसके बाद बात करें पर्वत की, तो पर्वत श्रृंखला मौजूद हवाओं को और प्रभाव जहां वर्षा गिरती है उसके पथ को बदल सकते हैं। जैसे बीच में कहीं पत्थर आ गया तो वर्षा इधर ही हो जाएगी, बादल उधर नहीं जा पाएंगे। तो ये पर्वत जो ऊंचाई वाली जो चीज़ें होती है ये प्रभावित करती है। मौसम भी यहाँ पर प्रभावित करता है, जिसे हम लोग मानसून के रूप में जानते हैं। तो ये भी यहाँ पर वर्षण को यानी कि वर्षा को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर आप देख लीजिए जो वर्षा के जो 4 प्रकार होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कितने रूप में वर्षा के फॉर्म होते हैं, कितने रूप में गिरती है। तो नॉर्मल रेन वर्षा की तरह गिरती है, एक स्नो बर्फ के रूप में वर्षा हो सकती है, एक स्लीट के रूप में यहाँ पर हो सकती है और एक हेल के रूप में यहाँ पर हो सकती है। तो ये वर्षा के हमारे 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार हो गए? रेन हो गया, स्नो हो गया, स्लीट हो गया और हेल हो गया, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्षा के कितने प्रकार होते हैं, कितने फॉर्म में यहाँ पर वर्षा हो सकती है, तो 4 प्रकार में हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते। अगला जो प्रोसेस होता है वो कलेक्शन का होता है। कलेक्शन मीन्स कि स्टोर करना। अब पानी वर्षा हो चुकी है,
प्रेसिपिटेशन हो चुका है, वर्षण हो चुका है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये पानी इकट्ठा होगा, समुद्र झीलों में इकट्ठा होगा, ठीक है, या फिर हम लोगों ने अपने जल चक्र में हम लोग मान सकते हैं हमने अपने घर पर स्टोर किया, तो कहीं ना कहीं ये पानी वापस नदियों झीलों में पहुँच जाएगा और इसी तरीके से वापस इसका वाष्पीकरण प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और ये जल चक्र पूरा अपना कंप्लीट हो जाएगा। वापस से जब हमने स्टोर किया, समुद्र नदियों तक पहुँचा और कई तरीके से वाष्पीकरण की प्रोसेस होकर, वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस होकर संघनन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, है ना, कंडेंसेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, फिर से वापस वर्षण हो जाएगा। वर्षण होने के बाद वापस से हम लोग कलेक्शन उसका कर लेंगे। तो ये जल चक्र हमारा इस तरीके से चलता रहता है। एक नाम और इसमें पूछा जा सकता है इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस होना। हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग जो है भौम जल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं जो ज़मीन के अंदर होता है, क्योंकि वो पानी क्या होता है, फिल्टर होकर आता है, वो शुद्ध रहता है, बजाय कि आप समुद्र और नदियों में से पानी का प्रयोग करें। तो यहाँ पर जो इनफिल्ट्रेशन सबका अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि पानी किसी हिम बर्फ या किसी भी ग्लेशियर वगैरह के ऊपर गिरा है तो उसका जो इनफिल्ट्रेशन है वो उसका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि ये ज़मीन के अंदर जाता है, चट्टानों के अंदर जाता है, उनके अंदर रिसता है, मिट्टी के अंदर जाकर रिसता है, छिद्रपूर्ण चट्टानों के अंदर जाता है, तो ये उसका प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये उसका इनफिल्ट्रेशन कहलाएगा। अब इसे थ्योरी फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं कि दुनिया में कहीं भी बारिश और बर्फ़ के रूप में गिरने वाले पानी का एक हिस्सा उपसतह मिट्टी और चट्टान में इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। ग्रीनलैंड की आइस कैप्स की यदि बात करेंगे तो उसका वर्षा का इनफिल्ट्रेशन जो है बहुत छोटा हो सकता है, क्योंकि पानी वहाँ पर गिरेगा और आगे की साइड बह जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी तरीके से पानी की भूमि की सतह से मिट्टी या छिद्रपूर्ण चट्टानों के अंदर नीचे की ओर जाना उसका इनफिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं चट्टानों के अंदर जाना, भूमि के अंदर जाने में इनफिल्ट्रेशन की मात्रा बढ़ जाती, पानी आपको प्योर फिल्टर फॉर्म में मिलता है। तो ये सारी चीज़ें होगी वाटर साइकिल से रिलेटेड। अब हम लोग एक फैक्टर और देख लेते हैं कि इस जल चक्र को मानव निर्मित कौन कौन सी गतिविधियाँ प्रभावित करती है और इसका क्विज स्टार्ट करते हैं, राइट। तो इसको कृषि प्रभावित कर सकती है वाटर साइकिल को, उद्योग प्रभावित कर सकते हैं, बांध का निर्माण होना ये भी कहीं ना कहीं वाटर साइकिल को प्रभावित करेगा, वनों की कटाई, वनीकरण होना, कुएं से भूजल को हटाने की प्रोसेस भी हमारे वाटर साइकिल को इम्पैक्ट करती है, शहरीकरण और जलवायु पर प्रभाव, ये सारे ही फैक्टर ऐसे हैं जो हमारे जल चक्र को प्रभावित करते हैं, राइट। अब यदि हम लोग बात करें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे वायुमंडल में छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग करके जटिल कार्बनिक पदार्थ यानी कि C6H12O6 यानी कि हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और वायुमंडल में क्या करते हैं, O2 को रिलीज करते हैं। और इसी प्रकार से जंतुओं के श्वसन, ईंधन के दहन तथा पौधों के प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाओं के प्रकृति का ऑक्सीजन का चक्रण होता है। तो इसी तरीके से एक साइकिल और हम लोग पढ़ेंगे जिसे हम लोग ऑक्सीजन साइकिल के नाम से जानते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जो हम लोग नेक्स्ट सेशन करेंगे उसके अंदर हम लोग O2 साइकिल को पढ़ेंगे। अभी हम लोग इसका क्विज कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में सम्मिलित है। जो अभी हमने पूरा वाटर साइकिल पढ़ा है, जल चक्र पढ़ा है कि वाष्पीकरण होना, वाष्पोत्सर्जन होना, संघनन कंडेंसेशन होना, वर्षण होना, फिर कलेक्शन होना, फिर इनफिल्ट्रेशन होना, राइट। तो इसमें आपसे पूछा गया कि जल चक्र की प्रक्रिया में कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं, वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण। बिल्कुल ये तीनों ही तत्व सम्मिलित होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करके आएंगे, आंसर ऑप्शन नंबर डी की, यस, ये तीनों ही फैक्टर जो है जल चक्र का इंपॉर्टेंट हिस्सा हो सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस आप पूरी देख ही चुके हैं कि सूर्य के ताप के कारण जल जो है हमारा वाष्पित होगा, ये संघनित होकर बादलों का रूप ले लेगा, ठीक है। यहाँ से वर्षा, हिम और किसी भी रूप में धरती पर आ सकती है, स्लीट के फॉर्म में, है ना, रेन, नॉर्मल किसी भी फॉर्म में ये धरती पर आ सकती है, समुद्र पर गिरेगी, ठीक है। अब ये यहाँ पर वापस हम लोग क्या कर लेंगे, इसको स्टोर कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, तो ये पूरा साइकिल हमारा निर्मित होगा। तो ये तीनों ही प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होती है हमारी वाटर साइकिल के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इस कुछ वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ थ्योरी फॉर्म हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सर्वाधिक वाष्पीकरण की बात करें तो सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण कहाँ पर कंप्लीट होता है, यानी कि वाष्पीकरण यानी कि समुद्र से पानी का भाप बनकर उड़ना कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, तो महाद्वीपों पर सर्वाधिक वाष्पीकरण जो है 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में, तथा महासागरों में सर्वाधिक वाष्पीकरण जो गोलार्धों पर होता है 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है। तो ये आप कुछ पैरामीटर्स याद रख सकते हैं कि सर्वाधिक वाष्पीकरण कहाँ कहाँ पर होता है। महाद्वीपों पे 10 उत्तर से 10 दक्षिणी अक्षांश में, और यदि हम लोग महासागर की बात करें तो 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य सर्वाधिक वाष्पीकरण की दर देखी जा सकती है। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, तो तापमान हो सकता है कि टेम्परेचर किस प्रकार का है, वायु नम है या फिर हम लोग बोलते हैं ना वायु आर्द्र है तो कम वाष्पीकरण होगा। तो वायु की शुष्कता पर भी निर्भर करेगा, तापमान पर निर्भर करेगा, जल क्षेत्र का विस्तार कि जल क्षेत्र का विस्तार कितना है, ठीक है, बादलों के ऊपर निर्भर करेगा, पवन के वेग, हवा किस प्रकार से बह रही है, उस पर सारी चीज़ों पर निर्भर करता है हमारा
वाष्पीकरण। अब संघनन क्या होता है? संघनन बेसिक हम लोग जानते हैं कि जो बादल बनने की जो प्रक्रिया होती है, जल की गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया है वो संघनन कहलाती है। ठीक है, यदि वायु का तापमान ओसांक के नीचे यानी कि ड्यू पॉइंट के नीचे चला जाए तो जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाए, और जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है, जल वाष्प यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वाष्पित होकर, हम लोग बोलते हैं ना जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है बारिश के दिनों में तो हम लोग बोलते हैं कि अब बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, तो वही जल वाष्प जब अधिक होती है तो संघनन की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो जाती है। संघनन के अनेक रूप मिलते हैं जिसमें मुख्यतः ओस, पाला, बादल व कोहरा निर्मित है। कई प्रकार से यहाँ पर निर्माण हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। वायुमंडल में औसतन कितने प्रतिशत आर्द्रता मिलती है? वायुमंडल में यदि बात करें तो आर्द्रता, नमी कितने प्रतिशत होती है? लगभग 2% नमी यहाँ पर प्रेजेंट रहती है, क्योंकि वही वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के थ्रू होता है। ठीक है, जल के ठोस रूप में बदलना, अभी सबसे पहली स्लाइड में ही हमने देखा था, जल यदि ठोस रूप में होता है तो वो किस रूप में हो सकता है? जल वाष्प नहीं है तो वाष्प के रूप में होगा, हिम के रूप में हो सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और ये आपका किस में होगा? तरल फॉर्म में, ये किस में होगा? गैसीय फॉर्म में। ठीक है, तो जल का ठोस रूप में बदलना हिम कहलाता है। और औसतन कितने प्रतिशत आर्द्रता रहती है? 2% आर्द्रता पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जिस तापमान पर वायु संतृप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? जिस तापमान पर वायु का सैचुरेशन पॉइंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यू पॉइंट बोलते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग ओसांक के नाम से जानते हैं। यानी कि ओसांक क्या होता है? द ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर टू विच एयर मस्ट बी कूल्ड टू बिकम सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर। जो वाटर वेपर के साथ संतृप्त हो जाती है, सैचुरेटेड हो जाती है, ठंडी हो जाती है, उससे हम लोग उसका ड्यू पॉइंट या फिर ओसांक बोलते हैं। ठीक है, 1 ग्राम पानी को वाष्प में बदलने के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 1 ग्राम पानी को यदि हम लोग चाहते हैं कि वो वाष्प में बदले तो कितना कैलोरी हमें चाहिए होगा? 607 कैलोरी की यहाँ पर नीड होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलो अगला प्रश्न देख रहे हैं, महासागरों पर सर्वाधिक वाष्पीकरण अभी हमने देखा था महाद्वीप और महासागर का, राइट। तो अगर हमसे पूछा जाए कि महासागर का कितना होता है तो 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो होता है सर्वाधिक वाष्पीकरण आप देख सकते हैं। और जल वाष्प ओस का रूप न लेकर यदि हिमकणों का रूप ले रही है, जल वाष्प यदि ओस का रूप न लेकर ऐसे हिमकणों का रूप ले ले और उसके रूप में यदि जमना स्टार्ट हो जाती तो उसे क्या कहा जाएगा? ओस, पाला, कोहरा या फिर बादल। तो उसे कहा जाता है पाला। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, कोहरे की दृश्यता का मापन। यदि हम लोग कोहरे में देखना चाहते हैं तो इसकी दृश्यता का मापन करने के लिए किस मीटर का या किस डिवाइस का प्रयोग किया जाएगा? हाइड्रोमीटर का, ट्रांसमिसोमीटर का, घन मीटर का या मिलीमीटर का? तो यहाँ पर हम लोग ट्रांसमिसोमीटर जो है इसका प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व में किस प्रकार की वर्षा जो सर्वाधिक देखने को मिलती? संवहनीय, पर्वतीय वर्षा, चक्रवर्ती वर्षा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग देखें सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो पर्वतीय वर्षा होती है और यही सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला और प्रश्न देखते हैं कि वर्षा की माप जो है किस यंत्र से मापी जाती है? यदि वर्षा को मापना है तो वर्षा को मापने के लिए हम लोग किस मीटर का प्रयोग करते हैं? वर्षा मापी मीटर जो है इसका प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वायुमंडलीय आर्द्रता, नमी को मापने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, राइट। ये सारे ही क्वेश्चन हम लोग अपने पर्यावरण की क्लास में कंप्लीट कर चुके, तो आज चैप्टर भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? हाइग्रोमीटर का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। अब कुछ प्रश्न जो है इस पेपर में 1 से 2 प्रश्न आपसे पूछे गए थे कि वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन से मेघ हैं, और एक पूछा गया था कि पक्षाप मेघों की जो ऊंचाई है वो कितनी होती है। तो इसके लिए एक बार थोड़ा सा हम लोगों को बादल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। देखो बिल्कुल बेसिक से पढ़ते, बिल्कुल बेसिक वाला पढ़ेंगे। देखो बादल जो होते हैं बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। अभी उनकी ऊंचाई के आधार पर होते हैं कि कौन कितनी ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, उनके आकार के आधार पर होंगे कि उनका स्ट्रक्चर किस तरीके का है, घनत्व मतलब किसने कितना स्टोर कर रखा है पानी की मात्रा, उन सब के ऊपर, और पारदर्शिता के आधार पर इनको 4 भागों में कैटेगराइज किया हुआ है। पक्षाप मेघ होते हैं, कपासी मेघ होते हैं, पक्षाप सीरस मेघ, सीरस क्लाउड के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, पक्षाभी, कपास, स्तरी मेघ और वर्षा मेघ यहाँ पर होते हैं। 4 प्रकार के ये बादल होते हैं। आप इस प्रकार से देख सकते हैं, सारे ही बादल यहाँ पर बनाए हुए। अब इनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ लेंगे। जो सबसे ऊपर की साइड होते हैं वो सीरस मेघ होते हैं, सीरस क्लाउड होते हैं। ये कुछ इस तरीके से होते हैं। इनका आप एक रियल पिक्चर देखें तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये कुछ इस तरीके के जो बिल्कुल एक बोलते हैं ना कि नॉर्मल एटमॉस्फेयर है, वर्षा भी नहीं होने वाली है, बिल्कुल साधारण सा जो वातावरण होता है ये इस तरीके से होते हैं। सीरस मेघ इन्हें बोला जाता है, पक्षाप मेघ इन्हें बोला जाता है। सबसे ऊपर की साइड ये होते हैं, राइट। तो ये सर्वाधिक ऊंचाई पर बोल सकते हैं, 8000 से 12 मीटर तक की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। इसके ये क्या दर्शाते हैं? ये चीज़ें दर्शाते हैं कि मौसम अभी बिल्कुल साफ है।
है ना, वर्षा नहीं होगी, मौसम साफ है। ये सफेद चादर की तरह संपूर्ण आकाश में फैले रहते हैं। इनके आगमन पर सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल आ जाता है, जो कि हमें बताते हैं कि चक्रवात आने वाला है। ठीक है, तो ये सबसे ऊपर की साइड होते हैं जिन्हें हम लोग पक्षाप मेघ बोलते हैं। दूसरे प्रकार के जो मेघ होते हैं वो कपासी मेघ होते हैं। ये अत्यधिक विस्तृत तथा गहरे काले रंग के सघन एवं भारी बादल होते हैं। इन बादलों से भारी वर्षा, ओला तथा तड़ी झंझा, इस प्रकार के जो वर्षा वाले बादल होते हैं उन्हें कपासी मेघ के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ये रुई के समान दिखते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये रुई के समान दिखते हैं और इनकी ऊंचाई 4 से 7 हज़ार तक हो सकती है, क्योंकि 8 से 12 पर तो आपके पक्षाप मेघ पाए जाते हैं। और इनकी आकृति गोभी के फूल के समान आप कंसीडर कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा ना रियल में भी कि कुछ इसी तरीके के होते हैं बादल। तो इनका आकार यहाँ पर बताया गया। ऊंचाई आपको बता दी गई है कि 4000 से लगभग 7000 तक ये पाए जा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्तरी मेघ। ये उससे थोड़े नीचे की साइड होते हैं। ये बादल कोहरे के समान होते हैं जो उच्च कपासी मेघ सतह के निकट पाए जाते हैं। जो हमने देखा था ना कि इस तरीके से वो फैले हुए थे कुछ इस तरीके से सबसे ऊपर की साइड, तो उनके नीचे की साइड ये पाए जाते हैं आपके स्तरी मेघ। इनकी रचना कई समान पश्ती से होती है। इनका निर्माण 2000 के विपरीत और स्वभाव वाली हवाओं के मिलने के प्राय शीतोष्ण कटिबंधन में शीत ऋतु के अंदर आप इनको देख सकते हैं, इस प्रकार के बादलों का निर्माण। इनका कपासी वर्षा मेघ रंग जो होता है हल्का भूरा और गुलाबी व बैंगनी रंग का हो सकता है, मतलब इनमें थोड़ा कलर पाया जाता है। इनके छा जाने से आकाश धुंधला लगता है और इनसे बूंदाबांदी की संभावना यहाँ पर बनी रहती है। वर्षा नहीं, लेकिन हम लोग कंसीडर कर सकते हैं हल्की फुल्की बूंदाबांदी यहाँ पर इन बादलों की वजह से हो सकती है। तो ये वाले जो मेघ होते हैं स्तरीय मेघ यहाँ पर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ तक पाए जाएंगे? ये आपके 2000 मीटर तक पाए जाएंगे। अगले जो मेघ होते हैं और लास्ट जो प्रकार होता है जो वर्षा मेघ होता है, जो अभी इस समय में काफी फैले हुए हैं। ये बादल घने एवं काले होते हैं। इनकी सघनता के कारण अंधकार छा जाता है तथा भयंकर वर्षा होती है। ये सबसे कम ऊंचाई वर्षीले स्तर यानी जस्ट अपने ऊपर पाए जाते हैं। इनको अपन छूकर भी देख सकते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ी ऊंचाई पर यदि हम लोग रहते हैं तो उसको छूकर देखा जा सकता है। ठीक है, सबसे नीचे लेवल पर यही वाले बादल पाए जाते हैं, क्योंकि यही वाष्पीकरण के कारण सबसे नीचे की परत पर यही बनेंगे और यही हमारे वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, इनको दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो ये पृथ्वी को छू रहे हो। इन मेघों से ही सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। राइट, तो ये 4 प्रकार के मेघ हो गए। कौन कौन से हो गए? पक्षाप मेघ हो गए, कपासी मेघ हो गए, स्तरी मेघ हो गए और वर्षा मेघ। चलो, अब ये जो क्वेश्चन आ रहा था कि वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर मेघ कौन सा पाया जाएगा? 8 से 12 पर पाया जाएगा पक्षाभी मेघ, सीरप मेघ के नाम से, जिसे हम लोग जानते हैं सीरस मेघ के नाम से। तो ए आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरे पर आपका कपासी पाया जाएगा, तीसरे पर आपका स्तरी पाया जाएगा और फोर्थ पर आपका वर्षा मेघ पाया जाएगा। अगला प्रश्न था कि पक्षाभ मेघों की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक होती है? तो 8000 से 12 मीटर तक ये पाई जाती है। दूसरे वाले जो हमारे होते हैं कपासी ये वाले, तीसरे ये स्तरी वाले और 2000 से भी नीचे की साइड पर जो पाए जाएंगे ये आपके रेनी क्लाउड यानी कि वर्षा वाले बादल, इन्हें हम लोग बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे, फिर आप इनके नोट्स एक बार से ज़रूर बना लेना ताकि ये चीज़ें आपको सारी याद रहेगी। देखो, पक्षाभ मेघ आपको यहाँ पर मैच करना है, ये मैच दी कॉलम वाला क्वेश्चन है। पक्षाभ मेघ सबसे अधिक ऊंचाई पर, सबसे अधिक ऊंचाई इन चारों में से आपको दिख रही है 8000 से 12000, तो इसका आंसर ये द वाला या फिर डी वाला हो जाएगा, है ना, ये वाला हो गया। उसके बाद यदि हम लोग बात करें कपासी मेघ, तो ये बोल सकते हैं मिडिल वाले होते हैं। ठीक है, जो कि इससे नीचे पाए जाते हैं, तो ये 4000 से 7000 इसको बोल सकते हैं, अ वाला बोल सकते हैं। स्तरी मेघ कहाँ पर पाए जाते हैं? इसके नीचे, कपासी के नीचे, यानी 2500 से 3000 तक पाए जा सकते हैं। और वर्षी मेघ धरातल के सबसे निकट होते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका डी, ए, बी और सी। राइट, इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर है डी, ए, बी, सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। बस आपको यही प्रकार याद होने थे। सबसे ऊपर पक्षाभ मेघ होते हैं जो रुई के समान दिखते हैं ना, कुछ इस तरीके से हल्के हल्के फैले हुए रहते हैं, जो बिल्कुल मौसम साफ होता है उसकी जानकारी देते हैं। फिर आपके कपासी मेघ आ जाते हैं, फिर आपके स्तरी मेघ आ जाते हैं, फिर आपके वर्षी मेघ आ जाते हैं, है ना। तो ये इस तरीके से हमारा सेशन कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने वर्षा के बारे में सारी डिटेल ले ली। बेसिकली हमें वाटर साइकिल पढ़ना था, लेकिन वाटर साइकिल से जितनी भी चीज़ें हम लोगों की कंप्लीट होती थी एनसीईआरटी से, वो हमने सारी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, और यदि आप इसे और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कुछ टॉपिक को स्किप किया, लाइक पर्वतीय वर्षा, संवहनीय वर्षा, वो हम लोग नेक्स्ट का भी कंप्लीट करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो इसे एनसीईआरटी 11th क्लास की बुक में ये चैप्टर है, भूगोल के अंदर ये चैप्टर है ना, तो आप वहाँ जाकर भी इसे पढ़ सकते हैं, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें दी हुई है। ओके, तो सेशन को ओवर करेंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताएं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यस, और किसी भी प्रकार के कोर्स को बाय करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8770803840, इस पर व्हाट्सअप करके आप सारी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपकी 11 बजे क्लास होगी,
जो आपकी इंग्लिश की रहेगी। यदि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आप उस क्लास को ज़रूर से ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।